ओके। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग की ज्योग्राफी तो चल ही रही है, ज्योग्राफी के साथ साथ अब हमें क्या करना है, ज्योग्राफी के साथ साथ अब हम लोग साइंस को भी लेकर चलेंगे। साइंस में भी हम लोग क्या बायोलॉजी वाले पोर्शन को शुरुआत करेंगे। मैंने साइंस इसलिए भी स्टार्ट किया क्योंकि बहुत लोगों को डर होता है साइंस से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें साइंस बहुत वास्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से क्लासेस में इसको अपने प्री के एग्जाम तक पूरा का पूरा MPPSC के प्री तक पूरी साइंस पढ़ के एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद हम लोग इसी के साथ ऐड कर क्या करेंगे, MP का GK भी स्टार्ट कर लेंगे, जो एक क्लास में थोड़ा टाइम बाद लेकर आऊंगी। तो अब हमें क्या करना है, ज्योग्राफी की तो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, एक एक क्लास वो भी चलेगी और एक क्लास अब से हमारी साइंस की भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जब हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं या कोई भी नई चीज हम खुशी से शुरू करते हैं, जब हम कुछ खुशी से सीखते हैं तो उसे हम कभी भूलते नहीं हैं। साइंस पढ़ने से पहले अपने अंदर एक खुशी और एक स्पार्क स्टार्ट करें, मतलब एक स्पार्क जगाएं, ताकि जो हम पढ़ें उसको हम अच्छे से सीखें, भूलें नहीं और पढ़ने में बहुत मजा आए। हम लोग को क्या एंजॉय करके पढ़ना है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई का अर्थ किससे, इकाई का क्या अर्थ होता है? इकाई का अर्थ वो होता है जिस प्रकार एक मकान को बनाने में ईंटों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार शरीर को बनाने में सेल्स की आवश्यकता होती है, यानी कोशिकाओं की जरूरत होती है। तो एक कोशिका जब मिलती है अनेक कोशिकाओं के साथ में, तो वो क्या ऊतक का निर्माण करती है। जब ऊतक के बनने के बाद क्या अंग बन जाते हैं, जब बहुत सारे ऊतक एक साथ मिलते हैं तो क्या अंग बनते हैं, और अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने आपको ईंट बताया है, तो ईंट का क्या है, ईंटें जब मिलती हैं तो क्या दीवार बनती है, दीवारों के मिलने से कमरे का निर्माण हो जाता है और बहुत सारे कमरे मिलकर एक घर को बनाते हैं। बस आपको यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है और हमें उस सेल को पढ़ते जाना है। लेकिन सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका फैक्चुअल, जो इसका डाटा है, जो फैक्चुअल चीजें, जो फैक्ट वाली है, उन्हें एक लाइन से आपको बता देती हूँ। इसके नोट्स बना लिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिए, बार बार इसको रिवाइज करना। तो क्या होता है, सेल क्या होती है? सेल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। सेल क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब सेल का अध्ययन किसी चीज में किया जाता होगा, इसकी कोई ब्रांच होगी, तो सेल की जो ब्रांच है, जो इसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हमें ये तो पता चल गया, चलो मैम अध्ययन करते हैं, लेकिन इसको बताया किसने था पहली बार, इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो जो रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें सबसे पहले बताया था कि एक सेल होती है जिससे मिलकर, बहुत सारी सेल से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप को यूज करके, माइक्रोस्कोप से देखकर बताया था कि सेल होती है, कोई चीज है जो सेल होती है, जिसको इन्होंने सेल नाम दिया था। जीवित कोशिका के बारे में हम लोगों को किसने बताया था? अब मरी या जीवित का तो नहीं पता, लेकिन इन्हें हम लोगों को, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बता दिया था। जीवित कोशिकाओं के बारे में ल्यूवेन हॉक ने हम लोगों को बताया, ये भी एक साइंटिस्ट है। अब सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल होता है किसी चीज का, तो जो पूरा प्रिंसिपल दिया था हमें कोशिका का, वो स्लाइडेन एंड स्वान नाम के जो वैज्ञानिक थे नाम के, तो उन्होंने हम लोगों को इसका पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो बताया था। फिर क्या होती है, अब कोई चीज, सेल कोई छोटी होगी, किसी में बड़ी सेल होगी, तो जो सबसे छोटी सेल होती है वो क्या, माइकोप्लाज्मा की सेल होती है, और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी सेल होती है, इसकी कोशिकाओं का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। फिर उसके बाद हम देखें सबसे लंबी, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मस्तिष्क में होती है, न्यूरॉन कोशिकाएं। तो ये न्यूरॉन क्या, सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। और मानव में, अब अपन ने ऑल ओवर तो छोटी बड़ी देख ली, अगर अपन मानव की बात करें, मानव शरीर, ह्यूमन की बात करें, तो सबसे छोटी जो होती है वो शुक्राणु यानी स्पर्म की कोशिका होती है। और मानव में ही अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो क्या होगी, वो अंडाणु की कोशिका होगी, है ना। तो ये सारी छोटी बड़ी कोशिकाओं के बारे में हमने यहाँ थोड़ा सा समझने का कोशिश किया। अब जो विभाजन कर सकती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती, विभाजन का अर्थ है एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना। विभाजन का ये होगा, सेल्स जब बनती हैं तो वो मरती भी होंगी ना, जब कोई सेल मरती होगी तो उसकी जगह पर नई सेल बनती होगी। तो जो सेल विभाजन होती है, जो सबसे फटाफट से सेल विभाजन होता है वो किसमें, लीवर में होता है।
लेकिन अगर हम बात करें विभाजन कहाँ नहीं होता, न्यूरॉन में नहीं होता, ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो हमारे ब्रेन में ये सेल्स पाई जाती हैं और ये क्या, ये विभाजन का कार्य नहीं करती, ये सेल डिवीजन नहीं करती, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये अपन ने ऑल ओवर समझने की कोशिश की है। कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम जो होता है वो देखने को मिलता है हमें, है ना, कुछ ऐसी दिखाई देती है सेल। तो अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। अब जो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, यानी सेल जो कोशिका के अंग हैं, जिन्हें हम एक साथ कोशिकांग कहते हैं, वो हम लोग आगे इसकी स्टडी करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमें क्या स्टार्ट करना है, अब हमें करना है कोशिका के सारे अंग, जिसे अपन कहते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे उसके ऑर्गेनल्स, जिसको कोशिका अंग कहते हैं, वो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सारे जितने भी जिसमें दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग अंग हैं जो हम इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम। और भी हैं जो इस पे बन नहीं पा रहे थे, तो उनको अपन बाद में देख लेंगे। तो ये सारे, इससे भी ज्यादा हमें ये सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स, कोशिका के जो अंग हैं, वो सारे के सारे पढ़ने। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिका की झिल्ली से। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली एक ऐसी चीज है, जैसे आप समझो कि किसी चीज की आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर की जो पूरी लेयर है वो कोशिका झिल्ली कहलाएगी। किसकी? सेल की, कोशिका की पूरी बाहर की झिल्ली। जैसे जो ये दोनों चीजों में पाई जाएगी। ये कहाँ? पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिकाओं में, दोनों में पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि एक झिल्ली है, एक थैली है या एक थैला है, उसके अंदर सारे की सारी चीजें भरी हुई हैं। आप ऐसे समझो, उसके ही अंदर की सारी माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी जो कोशिका के अंग हैं वो सारे उसके अंदर भरे हुए हैं। किसमें? ये तो अब ये तो दोनों चीजों में ही होनी पड़ेगी। अब ये प्लांट में भी होगी और ये एनिमल में भी होगी, ये जंतु में भी होगी और ये हमारे पादप कोशिकाओं में होगी। और ये बनी किसकी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है ना। तो ये क्या हुई है? ये बाहर की जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहरी जो झिल्ली है, वो कौन सी है? कोशिका झिल्ली है। अब हम लोग आते हैं कोशिका भित्ति पे। कोशिका भित्ति क्या है? कोई ऐसी चीज है कोशिका भित्ति कि अगर अपन ने सामान ज्यादा ले लिया, हम लोग के पास बहुत सारा सामान हो गया, अगर अपन लोग उसको सिंगल थैली में रखते हैं, सिंगल थैले में रखते हैं, तो वो सामान टूट फूट के या पॉलिथीन फट के वो नीचे गिर जाएगा। तो उसी के ऊपर अपन एक डबल लेयर कर लेंगे, तो वो वही है, क्या है? हमारी कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। क्योंकि इसमें इसलिए पाई जाएगी, इसके जितने भी कोशिका अंग होते हैं पादप के, वो सारे बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट से मिलने वाली, पौधों से मिलने वाली कोई भी चीज जो भी हमें मिलेगी, वो सब क्या? सेल्यूलोज से बनी होगी, वो सेल्यूलोज से बनी होगी, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारी कोशिका भित्ति हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? सबसे पहला सवाल ये आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, वो की थी हमारे बेंडा ने की थी, अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। हमारी पूरी सेल का जो पावर हाउस है वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं भैया पावर हाउस सेल का, कोशिका का? इसलिए कहते हैं इसको कोशिका का पावर हाउस। यस, सेल का पावर हाउस क्या होता है? हमने सांस ली तो जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को ले जाकर हीमोग्लोबिन ने क्या किया? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले जाकर कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले गया। और जब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा, तो यहाँ पे ये एक चेन रिएक्शन करता है ना, एक चक्र चलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये ऑक्सीजन एक चक्र चलाता है, जिसको हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। तो ये जब क्रेब्स चक्र चलाता है, चेन रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है? ये एटीपी बनाता है ना। ये एटीपी बनाता है। 38 एटीपी जो मिलके क्या करते हैं? 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनने से हमारे शरीर में जब ग्लूकोज बना है तो हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये पावर हाउस कैसे है ये हम समझ गए। अब पावर हाउस ने तो अपना काम कर दिया, पूरी बॉडी में
ऊर्जा बनाने का काम कर दिया। 38 एटीपी टूटी, 38 एटीपी से मिलकर क्या किया, एक ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब बॉडी में ऊर्जा तो आ चुकी है, तो अब करना क्या है, अब उस ऊर्जा का यूज पूरी बॉडी बना रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो हमारा हाथ थक गया है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहाड़ों पे घूमने के लिए गए हैं तो हमारे पैर दुख गए हैं। तो एनर्जी तो पूरी बॉडी में बन रही है, लेकिन उस एनर्जी को, जो बनी हुई एनर्जी जरूरत की जगह पर भेजना, जरूरत के ऑर्गन्स को भेजना, तो वो कौन करेगा, उसके लिए भी कोई ना कोई होगा सेल के अंदर। तो वही जो रोल प्ले करता है वो है हमारा गोल्जी एपरेटस, यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो क्या है, गोल्जी बॉडी कोशिका का यातायात प्रबंधन है, ले जाने का काम करता है, ठीक है। जहाँ ग्लूकोज, जहाँ एनर्जी बनी है उस एनर्जी को दूसरी जगह ट्रांसफर करना, वो किसका काम है, वो काम है हमारा गोल्जी बॉडी का। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। अब आता है नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की जो खोज की है वो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की। अब सेंट्रोसोम क्या चीज है भैया, ये कौन सी नई चीज आ गई, कोशिका का एक अंग है और ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। ये टूटने से नहीं बन रही है ये कोशिका, विभाजन का यहाँ अर्थ है पुनर्निर्माण, है ना। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को बना रहा है, वो क्या कर रहा है, सेंट्रोसोम कर रहा है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं सेंट्रोसोम, सबसे ज्यादा जो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं वो लीवर में पाए जाते हैं। तभी तो कहते हैं थोड़ा सा लीवर खराब हो गया, आधा भी लीवर खराब हो गया तो वहाँ सेंट्रोसोम की जो कोशिका है फटाफट से विभाजन करके उसको रिपेयर कर लेंगे, उसको पुनरुत्थान कर लेंगी उसका। लेकिन कहाँ नहीं पाई जाती सेंट्रोसोम की कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन में नहीं पाई जाती, इसीलिए ये ब्रेन में नहीं पाई जाती। ब्रेन में कौन सी पाई जाती है, वहां पाई जाती है न्यूरॉन कोशिकाएं, न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं वहां। लेकिन तब भी मैम हमारे ब्रेन में तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब ये कैंसर कैसे होता है, ये कैंसर होता है जब बहुत सारी कोशिकाएं विभाजन कर लेती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं का फटाफट से डिवीजन करके या विभाजन करके कोशिकाएं एक कैंसर का रूप दे देती है उस फेस को, तो वो क्या कहलाता है, कैंसर। अब ये कैंसर तो हमारे ब्रेन में भी होता है, तो ये इससे होता है जो 90% जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है वो न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है, न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन 10% जो होती है वो ग्लियल सेल पाई जाती है, तो ग्लियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, वहीं से धड़ाधड़ डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, फटाफट से इतना रैपिड डिवीजन कर लेते हैं और वही जो कोशिकाओं का जो विभाजन हो रहा है वो क्या कैंसर का रूप ले लेता है, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब हमने देख लिया कोशिका विभाजन का काम करता है, लेकिन ये समसूत्री विभाजन में होता है। अब ये समसूत्री विभाजन क्या, जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे बहुत डीपली, जब कोशिका को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब बस आप ये याद रखो, ये समसूत्री विभाजन में होता है और ये केवल जंतुओं में, जंतु कोशिकाओं में होता है, ये प्लांट सेल्स में नहीं होता। ये याद रखना, ये कहाँ, जंतु कोशिकाओं में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ईआर देखते हैं। अब ईआर क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको, मतलब अंतःप्रहद जालिका हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये है आंतरिक, जो हमारे आंतरिक सहायता प्रदान करता है ये सेल को। और ये क्या, कंकाल तंत्र, ये सेल का, ये कोशिका का स्केलेटन है अंदर का, जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर पाया जाता है ना स्केलेटन, कंकाल तंत्र, वैसे ही कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये कोशिका का कंकाल है। अब मैम ये कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है हमारा, याद रखो, 2 प्रकार का होता है, एक रफ होता है और एक क्या होता है, एक स्मूथ होता है। एक रफ होता है और एक क्या होता है, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये देखो, ये स्मूथ है और ये रफ है, 2 प्रकार का है। रफ वाला रफ कैसे हो गया और स्मूथ वाला स्मूथ कैसे हो गया। जो स्मूथ वाला है वो स्मूथ ऐसे हो गया कि वहां पे बसा चिकनाई चर्बी पाई जा रही है उस जगह पे, इस आधे एरिए पे, तो वो स्मूथ कहलाने लगा। और रफ वाला कैसे रफ हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर है वो रफ वाला ऐसे हो गया क्योंकि उसके ऊपर धब्बे और डॉट पाए जा रहे हैं। वो धब्बे और डॉट कैसे आ रहा है, वो राइबोसोम्स है एक्चुअली में, वो क्या चीज है, वो राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। इस राइबोसोम्स को अपन आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो ये रफ वाला इसलिए रफ हो गया क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम। और जो स्मूथ वाला है वो स्मूथ ऐसे है क्योंकि वहां पाया जाता है बसा। ठीक है, अब अपन आगे का पढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट।
देखो अब अपन ने क्या देखा था, राइबोसोम समझ लिया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कहाँ पर, रफ साइड पे पाया जा रहा है, और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम, ये देखो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कारण से हम लोग राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब क्या होता है, जो राइबोसोम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक 70S प्रकार के होते हैं और एक 80S प्रकार के होते हैं। अब इनको डिटरमाइन कैसे किया गया, 70 और 80 को, तो 70 और 80 को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट लगता है। इस पे कौन सा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टेस्ट लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं, द्रव लेते हैं, उस द्रव में क्या करते हैं, हम लोग दो वो डालते हैं, बड़ा और छोटा दोनों साइज के राइबोसोम्स डालते हैं। तो जो राइबोसोम नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो बैठ जाता है पहले, उस राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, वो भारी था इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 80S प्रकार का। जो ऊपर की तरफ रह जाता है, जो हल्का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 70S प्रकार का। तो ये क्या होता है, प्रोटीन, इसको फैक्ट्री बोल दिया, सेडिमेंटेशन 70 और 80 प्रकार, ऐसे अपन ने डिटरमाइन कर दिया। और फिर जो 70S प्रकार का होता है वो कौन सी, सेल भी दो तरीके की होती है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है राइबोसोम, वो कौन सा होता है, वो 70S प्रकार का होता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, 80S प्रकार का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये पूरा राइबोसोम है। राइबोसोम कौन से साइड पे पाया गया था, हम लोगों के ER के रफ साइड पे पाया तो वहीं जा रहा है, प्रोटीन का भी निर्माण कर रहा है। जो अपन ने अलग से इसको दिखा दिया कैसे कैसे ये अपना काम करता है, प्रोटीन कैसे बनाता है, वही प्रोटीन बनाता है। फिर क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक जो होता है बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, किसके, सेल के, कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है केंद्रक। और केंद्रक का क्या काम होता है, ये ब्रेन ऑफ सेल है, मस्तिष्क है ये कोशिका का। कैसे हुआ, ये सारी चीजों को, जितने भी कोशिका के अंदर के कोशिकांग हैं, उन सबको अपने अपने काम पे लगा के रखता है। ऐसे याद रखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तुम अपना एनर्जी बनाने का काम करो, राइबोसोम तुम जाओ, तुम फटाफट से प्रोटीन बनाओ। ये सारी चीजों को अपने अपने कामों पे लगाने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। अब केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाया जाता है DNA RNA, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन 80% पाया जाता है केंद्रक के अंदर, और DNA 10% पाया जाता है। अब ये DNA RNA, ये जो DNA और RNA है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अपने आप में एक टॉपिक है। इसकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी जो आप लोगों को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी। DNA RNA और क्या पढ़ोगे आप उसमें, क्रोमोसोम्स, तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी के जो हम लोग इसके आगे के जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनल्स, यानी जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे।